हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर रहेगा बोनस शेयर्स का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का फ्री सीरीज हमारा चल रहा है, जहां मैं आपको हमारे सेबी के लिए, पीएफआरडी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके कॉमर्स से रिलेटेड हैं, वो सभी पढ़ाती हूँ। एंड माइट बी इन फ्यूचर यहाँ पर कोई और भी ऐसी एग्जाम आए जिसमें कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का यही वाला सिलेबस आपके यूज में आए, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होते हैं बोनस शेयर्स, और इसके बाद में हम यहाँ पर बाकी चीजों को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको शेयर कैपिटल क्या होती है, इसके लिए हम किस तरह से एंट्रीज बनाते हैं, कौन सा हमारे अकाउंट में किस तरह पैसे जाते हैं, वो सारा पार्ट समझा दिया था। राइट, अब समझो बोनस शेयर्स होते क्या है। अब यहाँ पर मान लो कंपनी को इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ? बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। कंपनी बहुत खुश है। कंपनी बोलती है यार एक काम करते हैं, मेरे शेयर होल्डर्स जो हैं, ठीक है, मैं इनको यहाँ पर कुछ बोनस दे देता हूँ। अभी एम्प्लॉइज को बोनस मिलता है ना, ऐसे शेयर होल्डर्स को बोलते हैं चलो बोनस दे देते हैं। अब इनको क्या बोनस दिया जा सकता है? इनको बोनस दिया जा सकता है कंपनी की तरफ से कि इनको कुछ शेयर्स हम फ्री में दे दें। इनको कुछ शेयर्स हम फ्री में दे दें, मतलब हम यहाँ पर इन शेयर होल्डर से इसके पैसे नहीं लेंगे। इन शेयर्स को जब हम इशू कर रहे हैं तो हमारे पास खुद के कुछ कंपनी के रिजर्व्स हैं, उन रिजर्व्स को हम यूज करेंगे और इनको शेयर्स देंगे, लेकिन शेयर होल्डर को कोई पैसा नहीं देना। अब कंपनी बोलेगी कि ये कैसे डिसाइड करेगी कौन से शेयर होल्डर को ये पैसा देना है, शेयर देना है, कौन से को नहीं देना। तो कंपनी यहाँ पर बोलेगी कि भाई यहाँ मैं एक डेट बताती हूँ कि इस डेट तक तो आपके पास हमारी कंपनी का शेयर होना ही चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जब आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले रखे हो, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल बोले कि अगर आपके पास मेरी कंपनी के 25 शेयर्स हैं, तो मैं आपको एक शेयर यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक शेयर जो हमने प्रोवाइड किया, ये क्या है? बोनस शेयर। तो क्या इसमें शेयर होल्डर को कोई पैसा देना है? जी नहीं, यहाँ पर शेयर होल्डर को कोई पैसा नहीं देना। तो क्या कंपनी ये शेयर्स के जो पैसे दे रही है, ये अपनी पॉकेट से दे रही है? एक तरीके से हाँ। यहाँ पर कंपनी अपने जो रिजर्व्स में पैसे हैं, अलग अलग रिजर्व्स के मैं अभी नाम बताऊंगी आगे जाते हुए, उनको ट्रांसफर कर देती है शेयर कैपिटल अकाउंट में। आगे समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास बनता है बोनस शेयर। अब पढ़ो, तो एक कंपनी कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन अपने लिए खुद यहाँ पर कैपिटल जनरेट करना चाहती है, तो ये क्या करती है? अलग अलग लोगों से बात करती है, अलग अलग पर्सन से, कि आप मुझे यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड करो। अब ये जो लोग हैं ये कहलाते हैं शेयर होल्डर्स, और जो अमाउंट इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। मतलब अगर यहाँ पर मानवी ने एक शेयर खरीदा, ठीक है, और ये शेयर इन्होंने जानवी को दे दिया, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पर? मान लो इस तरीके से होता है ना हमारा पूरा का पूरा। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि डीलिंग्स किस तरह से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन लेते हैं, मानवी की जगह मैन लेते हैं। तो मैन ने क्या किया? मैन ने यहाँ पर एक शेयर खरीदा एबीसी लिमिटेड का। अब ये शेयर जो था, मान लो फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपीज का एक शेयर था, उन्होंने एक शेयर परचेज किया। अब ये 15,000 रुपए इन्होंने इस कंपनी को दिए। ऐसा मानकर चलते हैं फेस वैल्यू हुई शेयर की हमारी 15,000 रुपए। अभी बस सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फेस वैल्यू 15,000 थी, तो सारा पैसा कहाँ चला गया? शेयर कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब मानवी ने ये जो शेयर्स थे ये जानवी को बेचे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट था, ठीक है, सिंपली क्या होगा, या ये अमाउंट इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, बस यहाँ पर जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, रहता शेयर कैपिटल अकाउंट में तो सेम ही पैसा रहेगा। तो इस तरीके से होता है। अब एक कंपनी को यहाँ पर पहले ही इनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पास करना होता है। ये सारा चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ था शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग वाले लेसन में, कि किस तरीके से यहाँ पर शेयर्स को इशू करा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनका नंबर बहुत बड़ा होता है, तो एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम हर एक पर्सन के लिए नहीं खोलते, रेदर एक ही अकाउंट खोल लेते हैं। और यहाँ पर इनन्यूमरेबल स्ट्रीम्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन की आ जाती हैं। तो अलग अलग लोग यहाँ पर, अब ABCD अलग अलग बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स बाई करे होंगे। तो ये जो पैसा दे रहे हैं, ये जो जितना भी फंड है, ये हम अलग अलग नाम से खोलेंगे तो हजारों लाखों नाम आ जाएंगे शेयर होल्डर्स के। इसीलिए रेदर हम क्या कर रहे हैं, एक शेयर कैपिटल अकाउंट खोल लेते हैं।
ठीक है। अब कैटेगरीज क्या होती हैं शेयर कैपिटल की, तो ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल। ये सारे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू पढ़ाऊंगी। अगर आपको इसके बारे में अभी भी जानना है तो आप फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले नोट्स में जाना, उससे जाकर इसे पढ़ लेना। मैं एकदम सिंपल से समझाऊंगी कि होता क्या है। अब हम ना सेबी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है, बोर्ड ने, कि हमको शेयर्स इशू करेंगे। तो यहाँ पर सेबी कहता है ठीक है मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ। सेबी क्या कर रहा है, सेबी अथॉरिटी दे रहा है कि भाई ठीक है आप यहाँ पर हमारे 5,000 शेयर्स जो हैं अपने वो इशू कर सकते हो, या फिर यहाँ बोल सकता है कि 10 लाख रुपए के, ऐसा बोलेगा कि 10 लाख रुपए के शेयर्स ही आप यहाँ पर इशू कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाती है मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब जो कंपनी है उसको 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, उसको केवल 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो इन्होंने बोला कि हम यहाँ पर 5 लाख रुपए के शेयर्स ही अपने इशू करेंगे। तो ये हो जाते हैं कितने शेयर्स आपने इशू किए उसके अकॉर्डिंग इशूड कैपिटल। अब यहाँ पर हो सकता है एप्लीकेशन हमारे पास ज्यादा है, तो क्या बताया था मैंने आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर कम आती है अंडर सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज सब्सक्राइब कैपिटल। हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर 5 लाख शेयर्स जो थे, ठीक है, इसमें केवल 4.5 लाख रुपए के शेयर्स ही हमारे क्या किए गए, सब्सक्राइब किए गए। लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन भेजी कि हमें आपके शेयर्स चाहिए, तो ये मेरे लिए क्या बन जाती है, सब्सक्राइब कैपिटल बन जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास में क्या आता है, इसके बाद में आपके पास आता है यहाँ पर पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल वो अमाउंट है जो कि जो सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने आपको पे की। हो सकता है अभी कंपनी ने बोला कि आप हमें केवल अपनी एप्लीकेशन के साथ में 4.5 लाख रुपए के शेयर में 2.5 लाख रुपए दे दो, ठीक है, बाकी जो अमाउंट है वो हम बाद में ले लेंगे। तो ये बाद में कैसे लेते हैं, फिर बाद में कंपनी कॉल करती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इस तरीके से। तो यहाँ पर ये होता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट कॉल मान लो 1 लाख रुपए की हो गई, सेकंड कॉल आपकी 2 लाख रुपए की हो गई, थर्ड कॉल आपकी यहाँ पर 50,000 रुपए की हो गई। तो इस तरीके से होता है। अब इनकी लिमिट्स होती हैं कि आप एक बार में 25% ही कैपिटल मंगवा सकते हो रिमेनिंग अमाउंट का, ये सारे यहाँ पर लिमिटेशंस होते हैं। वो सारी चीजें पढ़नी है तो आप एक बार प्लीज जाकर ना शेयर कैपिटल वाला पूरा वीडियो देख लेना, मैं यहाँ पर लगा दूंगी आपको, एक बार आई कार्ड में आपको शो करेगा, वहां से देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। अब हो सकता है कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, ये 50,000 रुपए हमारे पास आए नहीं, तो ये हमारे होते हैं कॉल इन अरीरास की, भाई इतना अमाउंट हमारे पास आया नहीं, है ना। तो ये पेड अप कैपिटल हमारे पास कितनी आई है, पेड अप कैपिटल अगर हमारे पास में यहाँ पर 2 लाख रुपए आई, तो 2.5 लाख रुपए हमारे अनपेड अप कैपिटल हो गए। ठीक है, अब ये कैपिटल को हमें क्या करना होता है, हम इसको यहाँ पर कॉल्ड अप कैपिटल के थ्रू मंगवाते हैं। हो सकता है इसमें 50,000 रुपए फिर भी नहीं आए, तो ये हमारा चला जाता है कॉल इन अरीरास। फिर मैंने आपको फोरफीचर वगैरह वगैरह सब समझा दिया था, तो वो आप देख लेना। अब आ जाओ रिजर्व कैपिटल पर। अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है, एक पोर्शन जो है, ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल का, उसको रिजर्व कर लेती है कि जब हम कंपनी वाइंड अप करेंगे, अगर कंपनी को वाइंड अप करना पड़ा, बंद करना पड़ा, तो हम इसको यूज करेंगे, तो इसे हम रिजर्व कैपिटल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्रेडिटर्स के लिए होता है जब हम कंपनी को वाइंड अप कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो नेचर है और शेयर्स की क्लासेस हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो अब हमारे पास जो शेयर्स हैं वो यूनिट्स होती हैं हमारे शेयर कैपिटल की, ठीक है, जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। तो शेयर एक फ्रैक्शनल पार्ट है शेयर कैपिटल का, मतलब 10 लाख रुपए हमारे, या 10,000 रुपए ले लो, 10,000 रुपए हमारे 100 लोगों ने यहाँ पर दिए थे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर मान लो हर एक ने इक्वल अमाउंट का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो पर हेड हमें 100 रुपए मिले हैं, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 100 शेयर्स हैं और हर एक शेयर होल्डर को हमने 100 शेयर्स दे रखे हैं। तो ये आपके वो यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट होती हैं शेयर कैपिटल की, और इसी के हिसाब से ओनरशिप डिवाइड की जाती है कि भाई किसकी कितनी ओनरशिप होगी। जो लोग ज्यादा यहाँ पर पैसा देंगे उनकी ज्यादा शेयर ओनरशिप होती है, जो कम देते हैं उनकी कम होती है। तो जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा शेयर्स के थ्रू, उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स।
अब अमाउंट जो है ऑथराइज्ड कैपिटल की टुगेदर विद द नंबर ऑफ शेयर्स जिसमें ये डिवाइडेड है, इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन जो क्लासेस हैं शेयर्स की, वो भी यहाँ पर हमें कंपनी के अकॉर्डिंग डिवाइड करनी होती हैं कि कितनी राइट्स हैं, किसको वोटिंग राइट्स दिए हैं, किसको यहाँ पर नॉन वोटिंग राइट्स हैं, किसकी प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं। जैसे मैंने बोला 10 लाख रुपए जो हैं वो हम यहाँ पर ऑथराइज करवा कर लेकर आए थे, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं और अकॉर्डिंगली हमारे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर पता चल जाते हैं। अब आते हैं इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर कि इशू ऑफ शेयर्स हमारा क्या रहता है। तो एक सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कैपिटल जो है कंपनी की वो क्या है कि भाई धीरे धीरे इजी इंस्टॉलमेंट्स में हमने यहाँ पर कितना शेयर्स के ऊपर अमाउंट कलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब हो सकता है एक बार कंपनी ने यहाँ पर 10% शेयर्स निकाले, दूसरी बार यहाँ पर अपने 5% शेयर्स निकाले, तो अलग अलग टाइम पर कुछ कुछ अमाउंट यहाँ पर शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग आया होगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो होता है वो एप्लीकेशन से आता है, आईपीओ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन मनी होती है, एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आता है। फिर यहाँ पर अगर कंपनी ने पहली बार शेयर्स पब्लिकली लिस्ट किए अपने, ठीक है, जब ये जैसे अगर मान लो कि आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी कंपनी को लिस्ट कराया तो ये हो जाता है आईपीओ। अगर यहाँ पर दूसरी बार फिर आप अपने शेयर्स बेचने आए और आपने कुछ शेयर्स को और लिस्ट किया पब्लिकली तो वो होता है आपका एफपीओ, राइट। अब जो पैसे आते हैं वो हमारे पास कैसे आते हैं, लोग पहले शेयर एप्लीकेशन भेजते हैं और उसके थ्रू पैसा भेजते हैं, फिर यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं इनको शेयर्स, है ना। तो इसे बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो हमारी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के अकॉर्डिंग आ जाती है, ओके। तो जो वर्ड है फाइनल ये हमारा होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। जैसे लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी थर्ड है तो हम क्या लिखते हैं, फाइनल एंड थर्ड कॉल, राइट, इस तरीके से। चलो अब आ जाओ बोनस इशू पर। तो बोनस शेयर्स क्या होते हैं, यहाँ पर इशू करोगे आप शेयर्स एट नो कॉस्ट, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपके करेंट शेयर होल्डर्स जो है कंपनी में उनको आप दे रहे हो, उनको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी है। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा कि कितने शेयर वो ओन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको 25:1 बताया कि 25 शेयर्स अगर किसी शेयर होल्डर के पास में है तो यहाँ पर हम उनको एक एक्स्ट्रा शेयर फ्री दे देंगे, ठीक है। तो कोई नया फंड तो हमने रेज नहीं किया इन शेयर होल्डर्स से, यहाँ पर हमने क्या किया, जो बोनस शेयर्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने इशू किए हैं वो बढ़ा दिए। पहले कंपनी ने मान लो यहाँ पर 100 शेयर्स इशू किए थे, अब कंपनी ने यहाँ पर 4 शेयर्स और दिए बोनस के थ्रू, तो अब टोटल कंपनी के कितने इशूड शेयर्स हैं, 104। लेकिन जो कंपनी ने फंड कलेक्ट किया है वो तो वही रहेगा ना जो इनको 100 शेयर पर मिला था, क्योंकि 4 शेयर तो फ्री में है। अच्छा, अब जो टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर है, ठीक है, वो आपके बढ़ गए, तो रेशियो जो है यहाँ पर कि कितने शेयर्स होल्ड होने चाहिए वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब अब मान लो 104 हमारे पास शेयर्स हैं, तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ पर अगर 4 शेयर होल्डर्स थे तो हर एक के पास में 25 25 25 इतने शेयर्स थे, तो 1 1 1 1 का रेशियो था इनका। अब अगर 26 शेयर्स चले गए, हर एक के पास एक एक एक्स्ट्रा शेयर गया, तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स हमारे जो हैं वो इंक्रीज हुए, लेकिन रेशियो तो सेम ही रहा ना, 1:1:1:1, ठीक है। तो रेशियो हमारा सही रहता है। तो बोनस इशू को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स आपका होता क्या है कि यहाँ पर आपने प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करा, या जो रिजर्व्स आपके पास थे, इनटू पेड अप कैपिटल। अब आप इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में भेज रहे हो पैसे को, तो यहाँ पर ये आपका पेड अप कैपिटल बन गया। जो भी प्रॉफिट था, प्रॉफिट को या रिजर्व्स के पैसे को हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो कंपनी यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को या अपने रिजर्व्स को जो भी उसके लिए अवेलेबल हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करता है एज डिविडेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर अमंग द मेंबर्स होता क्या है, एक नॉर्मल चीज जो होती है, अगर बोनस शेयर्स का 2 सेकंड हटा दो, तो कंपनी ने अगर मान लो 50 लाख रुपए यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, ठीक है, प्रॉफिट आया इनके पास 50 लाख का, कंपनी बोली इसमें से 35 लाख रुपीस में डिविडेंड के फॉर्म में दूंगी, तो 15 लाख रुपए का क्या होगा,
15 लाख रुपए इनकी रिटेन्ड अर्निंग में जाएंगे, जो पैसे इन्होंने अपने पास बचा कर रखा। बाकी 35 लाख रुपीस जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास डिविडेंड के फॉर्म में चले जाते हैं, जितने जिसके पास शेयर्स उतना अमाउंट का डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये जो कैपिटलाइज किया है प्रॉफिट या रिजर्व्स, वो हमारे पास या तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होता है डिविडेंड हमारे मेंबर्स के बीच में, या फिर हमने यहाँ पर क्या किया, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इनको दे दिए। एक चीज याद रखना, बोनस शेयर्स जो होते हैं जितने के भी होते हैं ये आपके फुल्ली पेड अप होते हैं। यहाँ पर अनकॉल्ड अमाउंट या फिर आपकी अनपेड अमाउंट कुछ नहीं रहती है, पूरा पैसा एक ही बार में शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, चलो, अगर सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा है एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू, तो एक रेजोल्यूशन कंपनी पास करेगी कि हमें यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना है। मैंने अभी बताया था ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या ध्यान रखना होता है हमें, कि कंपनी को मैक्सिमम इतना ही अमाउंट इशू कर सकती है ना, शेयर्स इतने ही अमाउंट के इशू कर सकती है। अब मैंने यहाँ पर जैसे ही बोनस शेयर्स निकाले तो मेरे पास में जो सब्सक्राइब कैपिटल और या फिर पेड अप कैपिटल था वो मेरा बढ़ गया। किससे ज्यादा हो गया, ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में फिर कंपनी क्या करेगी, सेबी के अगेंस्ट थोड़ी जाएगी, तो इसीलिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि अब हम हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो रिटर्न है यहाँ पर बोनस इशू का विद हमारी जो कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन है, ठीक है, कि हम यहाँ पर बोनस शेयर्स को ऑथराइज कर रहे हैं, वो भी हमें फाइल करनी पड़ेगी आरओसी के साथ में। आरओसी कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, क्योंकि इस पर से आते हैं क्वेश्चंस। सेक्शन 63, कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर याद रखना, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 63 डील करता है किस तरह से बोनस शेयर्स को इशू करना है। तो इसके सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कंपनी इशू करेगी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। जैसे मैंने बताया फुल्ली पेड अप होने चाहिए आपके बोनस शेयर्स। कैसे कर सकती है, अपने फ्री रिजर्व्स यूज कर सकती है। क्या यूज कर सकती है, अपने फ्री रिजर्व्स यूज कर सकती है, या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कौन सा था, अगर फेस वैल्यू 100 रुपए है, शेयर हमारा मार्केट में 150 रुपए का इशू हुआ, तो वो जो एक्स्ट्रा 25 रुपए हैं वो जाते हैं शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और बाकी 100 रुपए कहाँ जाते हैं, आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये वही अकाउंट की बात हो रही है। या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से, ठीक है, तो यहाँ से भी आप पैसा ले सकते हैं। कल ईसॉप्स के बारे में बताया था, तो भी हमने इसके बारे में बात करी थी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसे याद रखना। फ्री रिजर्व्स हमारे पास, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये हमारे पास में अकाउंट्स हैं जिससे पैसा हम निकाल सकते हैं और हमारे बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग जो थी, अब वो या तो आप डिविडेंड के फॉर्म में दे दो या अपने खुद के कंपनी के लिए यूज कर लो, आपकी मर्जी है। तो यही हमारे फ्री रिजर्व्स हैं कि भाई इस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि इस पैसे को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। आगे समझ में। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, मान लो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे जो रिडीमेबल थे, तो अब यहाँ पर जो रिडीम किए जाएगी कैपिटल जो यूज होगी रिडीम करने में, वो हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के लिए बचा कर रखते हैं। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि नो इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कोई भी ऐसा बोनस शेयर का इशू नहीं करना है जिसमें कि आप अपने रिजर्व्स रीवैल्यूएशन वाले यूज कर रहे हो। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स यूज कर हम क्या नहीं यूज कर सकते, कैप अपने बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। हमने अभी तक ऐसा नहीं है कि हमारे एसेट्स को बेच दिया है, हमने सिर्फ इनको रीवैल्यू करा है। ठीक है, अब देखो फ्री रिजर्व्स क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, किसके, कंपनी के,
जो कि यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिविडेंड के फॉर्म में, या फिर यहाँ पर कंपनी इनको यूज कर सकती है, जैसे कंपनीज एक्ट में बोला गया है। तो यहाँ पर कंपनी की एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स होती हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, जिनको ये यहाँ पर कब लेकर आते हैं, जब अपने सारे टैक्सेस पे कर देते हैं, सारे डेट पे कर देते हैं, सारे डिविडेंड्स जो इनको पे करने थे, जो ऑब्लिगेशन थी वो पे कर चुके हैं। ठीक, अब आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जैसा मैंने बताया, कंपनी जब अपने शेयर्स को अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करती है, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखती है। ठीक है, इनको भी हम बोनस शेयर्स के लिए इशू कर सकते हैं। तीसरा आता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये कब यूज करते हैं, जब हम अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हैं, तो जो पैसा हम अपना बचा कर रखते हैं वो फंड्स को हम इस रिजर्व में रखते हैं, और कंपनीज एक्ट हमें अलाउ करता है कि इसका एक पोर्शन हम बोनस शेयर्स इशू करने में यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर। ये सारी बातें पढ़ी हमने सेक्शन 63 के सब सेक्शन 1 में। अब आता है सेक्शन 63 का सब सेक्शन 2, जो ये बोल रहा है कि कोई भी कंपनी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो यहाँ पर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स को इशू करें अपने प्रॉफिट्स या रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर अनलेस कि यहाँ पर ये बात इनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज की है, या फिर यहाँ पर बोर्ड के रिकमेंडेशन पर इन्होंने ये चीज जनरल मीटिंग में डिसाइड कर ली है, या फिर इन्होंने यहाँ पर किसी भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पर, प्रिंसिपल पर, जो भी डेट इनको पे करना था, ड्यू डेट्स इनकी जितनी भी हैं सब में इन्होंने पेमेंट कर दी है, कहीं भी डिफॉल्ट नहीं करा है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स और डेट सिक्योरिटीज इसने जो इशू की हैं, इसने किसी भी यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी ड्यूज थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन करना था प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुटी में, बोनस में, एम्प्लॉइज के लिए, वहां भी डिफॉल्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि आपने अपने एम्प्लॉइज को तो जो उनका हक था वो दिया नहीं, और रेदर आपने क्या किया, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे दिए, ऐसा भी नहीं करना। ऑल्सो यहाँ ध्यान रखना है कि जो पार्शियली पेड अप शेयर्स थे आपके, जिनमें आधा ही अमाउंट आया हुआ था, अगर यहाँ पर डेट ऑफ अलॉटमेंट में कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, तो उनको आप पहले फुल्ली पेड अप करोगे। ठीक है, तभी यहाँ पर आप बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो। तो सब सेक्शन 1 बताता है कि कहाँ से इस पैसे को कैपिटलाइज करोगे, सब सेक्शन बताता है कि कब बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो, और बेटर से कि कब नहीं कर सकते हो। तो कंपनी जो है, पहले अगर इसने एक बार यहाँ बोर्ड के डिसीजन के बाद में अनाउंस कर दिया कि ये बोनस इशू करेगी, ठीक है, तो ये अब यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती। तो सब सेक्शन जो है वो हमारे सेक्शन 63 का ये भी बोलता है कि बोनस शेयर्स जो हैं वो हमें डिविडेंड के लिeu में नहीं इशू करने। हमें यहाँ पर कंपलसरी था कि 10% डिविडेंड हम पे करेंगे, हमने 10% डिविडेंड की जगह शेयर्स इशू कर दिए, ऐसा भी नहीं कर सकते। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है, ये यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कब यूज कर सकते हो कि आप बोनस शेयर्स इशू करो, लेकिन ये यहाँ पर आप जो अनइश्यूड शेयर्स हैं, ठीक है, उनको पे अप करने में भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर यही सिंपल सी बात है कि आप इन पैसों को यूज कर सकते हो, बोनस शेयर्स के लिए आप पैसा नहीं लोगे, रेदर आप क्या कर रहे हो, इनको यूज कर रहे हो। और यहाँ पर आप इनको कब नहीं अप्लाई कर सकते हो, जब आपको अनपेड अमाउंट जो है एनी शेयर हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसकी तरफ यहाँ पेमेंट करनी है। आपके मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स ने सब यहाँ पर एक शेयर खरीदा, 50 रुपए का शेयर था, यहाँ 70 बोल रही हूँ, 45 रुपीज उन्होंने पे किए, 5 रुपए पे नहीं किए। तो ऐसा नहीं कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से ये पैसे 5 रुपए लेकर पेमेंट कर दो, शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दो, ये नहीं करना है। ठीक है, अब सेक्शन 63(2) जो है वो ये भी बोलता है कि जो बोनस शेयर्स हैं वो आपके तभी इशू हो सकते हैं जब यहाँ पर फुल्ली पेड अप हो। ठीक है, पार्शियली पेड अप शेयर्स नहीं इशू कर सकते हो। तो फ्री रिजर्व्स आप यहाँ पर यूज करोगे जो पेइंग अप अमाउंट है अनपेड शेयर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर
बेसिकली आप क्या करोगे, आप सिंपली फ्री रिजर्व कैपिट अगर अकाउंट है आपका उसे डेबिट कर दोगे और क्रेडिट किस में कर दोगे पैसा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब सेबी के रेगुलेशंस की बात करते हैं। तो एक लिस्टेड कंपनी जब अपने बोनस शेयर को इशू कर रही है अपने मेंबर्स को, तो इसे यहाँ पर कुछ सेबी की गाइडलाइंस को फुलफिल करना है। तो ये आपका आता है इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के अंडर। तो सबसे पहले आती है रेगुलेशन 92 जो बताती है कि कौन सी कंडीशंस आपको फॉलो करनी रहेंगी। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि आप बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हो। सबसे पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आपको ऑथराइजेशन लेनी होगी, ठीक है, कि यहाँ पर आप इस तरीके से अपने बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हो और अपने रिजर्व्स का यूज करोगे। अगर यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो कंपनी को एक रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग्स के अंडर, ताकि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अकॉर्डिंगली अमेंड कर ले, चेंजेस कर ले। फिर यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए जैसा कि पहले बताया। फिर रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए कि हमने एम्प्लॉइज के जो ड्यूज थे, जैसे उनके पीएफ में पैसा डालना था, ग्रेचुटी का उनका पैसा था, बोनस पेमेंट्स हमें उन्हें कुछ करनी थी, तो वो हमने यहाँ पर सारी कर दी है, कहीं भी डिफॉल्ट नहीं करा। फिर यहाँ पर जो पार्शली पेड अप शेयर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, वो हमारे कन्वर्ट नहीं करने हैं। ठीक है, क्या नहीं करनी है हमें यहाँ पर, एनी पार्शियली पेड अप शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू पेड अप शेयर्स। तो अगर कुछ भी ऐसे शेयर्स हैं जो कि आपके यहाँ पर पेमेंट अभी तक नहीं आई थी, तो पहले तो आपको उनकी पेमेंट ले लेनी है, ठीक है। तो अनपेड अमाउंट जो थी वो आप यहाँ पर वापस लोगे, उसके बाद में ही आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। तो जब तक ये लोग, अगर कोई शेयर होल्डर है जिसने पूरा पैसा नहीं दिया है, तो आप इनको बोनस शेयर्स नहीं दोगे, ठीक है ना। तो पहले आप इनको बोलोगे कि भाई देखो ऐसा है, आप पहले पूरा पैसा दो। एक एग्जांपल देती हूँ, एक शेयर होल्डर है जिनके पास 100 शेयर्स हैं 10 रुपए के, ठीक है। अब इन्होंने 7 रुपए यहाँ पर पे किए, तो क्या देखोगे, अब आप यहाँ पर 3 रुपीज अनपेड हैं। अब कंपनी ने 1:1 का यहाँ पर बोनस इशू करा है कि भाई एक शेयर पर हम आपको एक बोनस शेयर देंगे। इनके पास 100 शेयर्स हैं, तो कंपनी अब इन्हें यहाँ पर 100 शेयर्स इशू करवाएगी या फिर यहाँ पर इनको 70 रुपए के अकॉर्डिंग करेगी। देखो कंपनी इनसे साफ ये बोलेगी कि आप यहाँ पर पहले अपने जो 3 रुपए बचे हैं पर शेयर इसे दो, तब उसके बाद में हम आपको 100 शेयर्स देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं बोलेगी। आगे समझ में। ऑल्सो कंपनी जो है वो बोनस शेयर्स इन प्लेस ऑफ डिविडेंड पे आउट नहीं कर सकती कि डिविडेंड देना था, डिविडेंड की जगह यहाँ पर आपने बोनस शेयर्स दे दिए, ये नहीं करोगे। अब आती है बात रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं बोनस इश्यूज पर फॉर कंपनीज विद कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर जो रेगुलेशंस है वो फोकस किस चीज पर कर रही है कि कंपनीज के पास आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर अपने बोनस शेयर्स को इशू करना चाहती हैं, प्लान कर रही हैं, तो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर आपके कौन से हैं, डेट या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो यहाँ पर एग्जांपल्स में आपके क्या आते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आपको पता है ना प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल कौन से होते हैं कि भाई यहाँ पर आप इनको इक्विटीज में बाद में कन्वर्ट करा सकते हैं। या डिबेंचर्स में क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, पैसा रेस करा, बाद में आपने यहाँ पर कैश ना लेकर इनसे उतने ही रुपए के इक्विटी शेयर्स ले लिए, तो ये आपके होते हैं कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन ये बोलती है कि आप बोनस शेयर्स इनको इशू नहीं कर सकते हो अनलेस कि यहाँ पर आपने एक रिजर्वेशन बनाई है इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास इन फेवर ऑफ द होल्डर्स जो कि यहाँ पर इन आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये बोलते हैं देखो मान लो यहाँ पर अब आपके पास में कुछ कन्वर्टेबल शेयर्स थे, आपने यहाँ पर दे दिए, अब आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो ये शेयर्स दे दिए है ना। अब ये जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स थे इनका यहाँ पर नुकसान नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि आपको ऐसा ना कर कर आपको क्या करना है, इनका जो प्रपोर्शन है कि भाई इनके पास में यहाँ पर कन्वर्टेबल पोर्शन जितना है उतने अमाउंट को आप अलग से रिजर्व कर लोगे, ठीक है। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्या है कि बोनस शेयर्स जो है वो हमें केवल अपनी रिजर्व्स के अकॉर्डिंग लेने चाहिए, कैपिटलाइज अगर हम इन्हें कर रहे हैं इन कैश। तो यहाँ पर क्या था, हमने देखा था कि फ्री रिजर्व्स ही हमें यूज करने हैं, जो कि यहाँ पर पैसा आपको
कैसे मिला होगा? कुछ जेन्युइन प्रॉफिट्स हुए कंपनीज के, या सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने कलेक्ट करे हैं कैश में, ठीक है। रीवैल्यूएशन रिजर्व्स को आपको यूज नहीं करना, ये वही बात कह रहे हैं, क्योंकि वो आपने अभी तक कैपिटलाइज नहीं किए, ये आपके अनरियलाइज प्रॉफिट्स होते हैं, अभी तक आपको कैश इसकी जगह नहीं मिला। तो बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। फिर आता है कंप्लीशन। अगर हम बात करें बोनस इश्यूज की, तो एक इशूअर जो है, ठीक है, उनको क्या करना होगा, अपने जो भी उन्होंने बोनस इशू करना था वो 15 दिन के अंदर अंदर करना है, जब इन्हें यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको अप्रूवल दे देंगे, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको बोनस इशू को इम्प्लीमेंट करना है। ऑल्सो यहाँ पर आपका जो इशूअर है, ठीक है, उनको शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेना होगा कि भाई बोनस इशू हम कर रहे हैं, और ये आपका 2 महीने, जो भी आपकी डेट ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब शू कैसे होगा कि आज यहाँ पर बीओडीज ने 11 जुलाई 2025 को अप्रूवल दिया। क्या अप्रूवल दिया है? कि भाई यहाँ पर आप बोनस इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके 2 महीने के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को अपना अप्रूवल देना है। तो इन्हें कब तक अप्रूवल देना होगा? इन्हें यहाँ पर अपना 11/19/2025 तक अप्रूवल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना होगा? यहाँ पर आपको इशूअर जो है उन्होंने अप्रूवल लिया और अपना बोनस इशू को अनाउंस करना होगा, ठीक है। ऑल्सो 11 से एग्जैक्टली 15 डेज ऐड करने के अंदर अंदर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना है बोनस इशू, ताकि आप शेयर होल्डर से यहाँ पर परमिशंस वगैरह लो और फाइनली अपना बोनस इशू कर दो। अब यहाँ पर कुछ जनरल एंट्रीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर मैं एक बार और बता देती हूँ, ऑल्दो मैंने रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस वाले वीडियो में बता रखा है। नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हमारे पास। तो नॉमिनल अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? डेबिट द एक्सपेंस और लॉस, और क्रेडिट द रेवेन्यू इनकम या फिर आपका प्रॉफिट। तो क्रेडिट द इनकम, डेबिट द एक्सपेंस। तो अब हम क्या कर रहे थे? जब हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो या तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से पैसा लेते हैं, या तो हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से पैसा लेते हैं, या तो हम यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सॉरी वो तो बता चुकी हूँ, फ्री रिजर्व्स हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इन तीनों से अगर पैसा निकाल रहे हैं तो ये तीनों अकाउंट क्या हो रहे हैं? एक्सपेंस हो गया यहाँ पर, तो डेबिट हो जाएंगे, इनको हम करेंगे डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा आपका यहाँ पर बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्या हो रहा है? जब हम सैंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सैंक्शन करा है हमने इशू, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट एक अकाउंट बनाकर उसको क्रेडिट कर देंगे, इसमें पैसा आएगा। अब इशू करे बोनस शेयर्स, तो यहाँ पर इसी अकाउंट को डेबिट कर दोगे और पैसा कहाँ डाल दोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। जब नॉर्मली शेयर इशू करते हो तो क्या करते हो? यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है उसको क्या करना होता था? उसको डेबिट कर देते थे और शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल देते थे, क्रेडिट करते थे। तो ऐसे ही जब आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो आएगा आपको बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट से, ठीक है। तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट को, और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो एट द एंड ये एंट्रीज तो हमारी कैंसिल हो गई, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, और बाकी जो हमारे पास एंट्रीज बची ये 2 बची। नेक्स्ट आ जाओ। जब यहाँ पर हमें क्या करना है? पार्शियली पेड शेयर्स जो हैं उनको फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो जब सैंक्शन हुआ तो मैंने बताया था शेयर होल्डर्स को पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो हम ऐसे में क्या कर रहे हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट्स जो हैं, ठीक है, इसको डेबिट कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। जब यहाँ पर हमारे फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए, अब इनको भी हम शेयर्स देंगे। जब यहाँ पर हमें फाइनल कॉल ड्यू करनी है तो क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आपका डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा आ जाएगा। एडजस्टमेंट करनी है फाइनल कॉल की तो क्या होता है? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करा और क्रेडिट करा शेयर फाइनल अकाउंट,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बोनस शेयर्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम किसका करने वाले हैं, राइट इश्यूज का। अच्छा, आप लोग ना तो लेक्चर को पूरा देखने के बाद में लाइक करते हो ना, चैनल आपने काफी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज मिनिमम इतना कर दिया करो कि लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो। एंड अगर शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। पूरी सीरीज आपको फ्री में दे रही हूँ, जितने भी लेक्चर्स आपके आते हैं, किसी भी पेड क्लास में जाओगे इतने ही लेक्चर्स और यही आपको वो मिलेंगी चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पहले हमारी जो हम आपको टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए हमने पीएफआरडीए की टेस्ट सीरीज निकाली है, ठीक है। उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको कल की वीडियो में दिया था, कल शाम एक वीडियो निकाला था मैंने, तो वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या तो फिर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक आई कार्ड आएगा, उसमें मैं वो वीडियो डाल दूंगी, वहां से आप हमारी पीएफआरडीए की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। एंड अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे बाई भी कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको कॉम्बो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सेबी ग्रेड ए और पीएफआरडी ग्रेड ए का। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारे प्लेटफॉर्म आरबीए एकेडमी पर आपको मिलेगा एक फ्री लाइव मॉक टेस्ट ऑन संडे, ठीक है। तो सुबह सुबह ये लाइव हो जाएगा आपका टेस्ट। अब आपको क्या करना है, आपको इस टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। फिर शाम को 7 बजे 7 PM संडे को मेरी क्लास होगी लाइव, ठीक है। लाइव क्लास में करूंगी आपके साथ, और मैं यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगी, आपके साथ एनालाइज करूंगी। तो आप यहाँ पर मेरे साथ सीखोगे कि भाई मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, और मॉक्स के लिए सीरियसनेस आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो, अब ये मॉक जो है ये आपके लिए फ्री रहेगा, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना, फ्री लाइव मॉक टेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बो कोर्स की। तो सेबी ग्रेड ए पीएफआरडी ग्रेड ए जो है, यहाँ पर हम आपको फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 कवर करते हैं। टॉपिक वाइज नोट्स आपके रहते हैं, डाउनलोडेबल रिवीजन शीट्स रहती हैं, 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 1 पेपर 2 के, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1, 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 2 पेपर 2 के भी रहते हैं, जो कि आपके यहाँ पर लिखना रह गया है। इसके अलावा पेंशन सेक्टर के भी नोट्स और एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सेबी ग्रेड ए के कोर्स की, तो यहाँ पर फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगेन टॉपिक वाइज नोट्स रहते हैं, प्रिंटेबल रिवीजन शीट्स रहती हैं, 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 2 के फेज 1 पेपर 2 के लिए रहते हैं, 5 मॉक टेस्ट आपके यहाँ पर फेज 2 के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए रहते हैं। पीएफआरडी और आईएफएससी का भी कॉम्बो कोर्स आप बाई कर सकते हो। इसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज प्रोवाइड करते हैं, फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड 2 के लिए। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कॉमर्स, गिफ्ट सिटी एंड आईएफएससी एक्ट, ये सभी आपका कवर होता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का गाइडेंस हम आपको देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस और स्ट्रेटेजी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है। 5 मॉक टेस्ट आपको फेज 1 पेपर 2, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 के मिलते हैं। अब एक बात सुनो, जब आप लोगों को हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर इन 5 पेपर्स को हम ही रिव्यू करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको केवल क्वेश्चन दिया जा रहा है और फॉर्डर मटेरियल दिया जा रहा है, उनका सोल्यूशन जो होता है डिस्क्रिप्टिव का, हम आपके लिए रिव्यू कर 1-to-1 फीडबैक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हमारी आरबीआई ग्रेड ए और ग्रेड बी की सीरीज के लिए। तो अभी आपको स्पेशलिस्ट पोस्ट आज आ गई है, तो जनरलिस्ट भी कुछ ही समय में आ जाएंगी। तो गाइज इसमें हमारे पास 10 फेज 1 के जे मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, 5 ईएसआई फेज 2 ऑब्जेक्टिव, 5 फेज 2 के ऑब्जेक्टिव एफएम के लिए, ठीक है। अब आप बात करते हैं इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमारे कैसे रहते हैं और ईएसआई एफएम के। तो यहाँ पर 5 आपको ईएसआई, 5 एफएम, ठीक है, इतने मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और 5 इंग्लिश के। इसके अलावा हम आपके लिए ईएसआई एफएम का यहाँ पर ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस रखते हैं कि ऑल्टरनेट डेज पर आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका सोल्यूशन आप लिखोगे, फिर हमें मेल कर दोगे या फिर हमें टेलीग्राम ग्रुप पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर कमेंट ऐड करते हैं, आपके सोल्यूशन को रिव्यू करते हैं, प्राइवेट ग्रुप हम यहाँ पर बना देते हैं आप लोगों के लिए, और फिर आपको यहाँ पर 1-to-1 फीडबैक दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि कैसे आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो आप हमारे से ये सीरीज भी ले सकते हैं, इसका प्राइस केवल 1199 है। इस सीरीज की सबसे बेस्ट बात यह है कि हम आपको डे 1 से आपके डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। अब आप कहेंगे हमें कुछ आता ही नहीं है तो डे 1 से कैसे प्रैक्टिस होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियली आपको टॉपिक रिकमेंड करते हैं कि हम इस क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन देंगे, फिर आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ो, उस क्वेश्चन को फिर उसके बाद में टॉपिक पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करो। तो इससे आपकी धीरे धीरे ये जो आर्ट है ना स्किल राइटिंग की, इम्प्रूव होती है,
ठीक है? चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।